प्रति विश्व प्रति पदार्थ शक्ति का अजस्त्र स्रोत। धूप के साथ छाया जुड़ी रहती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, प्रकाश का प्रतिद्वंदी अंधकार मौजूद है। पेंडुलम एक ओर चला देने से उसके आगे पीछे चलने की क्रिया अनायास ही चलने लगती है। हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन, कंप्रेशन रिट्रैक्शन जैसे परस्पर विरोधी क्रियाकलाप ही शरीर को जीवित रखते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे के कारण ही लहरों की तरंग श्रृंखला चलती है। पिस्टन द्वारा गति तभी उत्पन्न होती है जब वे आगे पीछे चलने का क्रम अपनाता है। शक्ति तरंगों के कंपन आगे पीछे बढ़ने हटने की हलचल पर ही निर्भर है। क्रिया की प्रतिक्रिया पर ही इस विश्व के सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। पुण्य का प्रतिद्वंदी पाप, देव विरोधी दानव, भगवान विरोधी शैतान, सत विरोधी तम, स्वर्ग का प्रतिद्वंदी नरक, इसी विरोध विपक्ष के आधार पर अध्यात्म जीवन की गतिविधियां कार्यान्वित हो रही हैं। अब पता चल रहा है कि विश्व का प्रतिद्वंदी भी एक प्रतिविश्व मौजूद है, जिसका अस्तित्व उस विश्व के समान ही मौजूद है जिससे कि हमारा निरंतर काम पड़ता है। जिसकी शक्तियों से अवगत मानव समाज ने पदार्थ विज्ञान का शोध किया और उसी आधार पर विविध आविष्कारों के द्वारा अनेक सुविधाओं की शक्ति और सामर्थ्य की उपलब्धि प्राप्त की जा सकी। प्रति विश्व का अन्वेषण होना भी अभी बाकी है। उसकी शक्तियों का जानना और उन्हें प्रयोग में लाने का श्री गणेश अगले दिनों करना होगा, क्योंकि वर्तमान उपलब्धियां एकांगी एवं एकाकी हैं। उनकी अपूर्णता को पूर्णता में तभी परिणत किया जा सकेगा जब प्रति विश्व की शक्तियों को प्राप्त कर लिया हो। फिर एक की कमी दूसरी से पूरी होगी और एक का ईंधन दूसरी से मिलेगा। तब विविध यंत्रों के संचालन के लिए तेल, कोयला, भाप, बिजली, एटम आदि शक्तियों के द्वारा ईंधन प्राप्त करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। विश्व और प्रतिविश्व का परस्पर संतप्त समन्वय हो जाने से पदार्थ और प्रतिपदार्थ एक दूसरे का अभाव पूरा कर दिया करेंगे। लगभग सभी प्रयोजन स्वसंचालित पद्धति द्वारा पेंडुलम प्रक्रिया की भांति अपने आप चलते रहेंगे और जब जिस कार्य की आवश्यकता होगी उसे पदार्थ और प्रतिपदार्थ का तालमेल बैठा लेने की प्रणाली संचालित कर देने मात्र से सब कुछ गतिशील हो जाया करेगा। प्रतिविश्व और प्रतिपदार्थ की ओर जब से वैज्ञानिकों का ध्यान गया है तब से एक नई हलचल, एक नई उमंग सर्वत्र दिखाई पड़ने लगी है। उसकी खोज के लिए सिद्धांत और आधार तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि जिन सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत पदार्थ विज्ञान का ढांचा खड़ा किया गया था वे प्रतिपदार्थ के लिए लागू न किए जा सकेंगे, वरन उसमें लगभग उल्टे आधारों का, कहीं कहीं तिरछे लहराते सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। जब उसकी रूपरेखा बन जाएगी तब आशा की जाती है कि एक ऐसी प्रतिविद्युत शक्ति का आविष्कार किया जा सकेगा जो उपलब्ध विद्युत से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। उसके माध्यम से प्रस्तुत विद्युत उत्पादन के लिए जो साधन जुटाने पड़ते हैं उनमें से किसी की भी आवश्यकता न रहेगी। बटन दबाने भर की देरी होगी कि आकाशव्यापी विद्युत और प्रतिविद्युत परस्पर मिलकर प्रचुर परिमाण में बिजली पैदा करने लगेंगी और वह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक उन दोनों को पृथक न किया जाए। यह ब्रह्मांड अणु गठित पदार्थ से भरा है जिसे मैटर कहते हैं। पंचतत्व और उनसे बड़े अनेक जड़ चेतन इस पदार्थ वर्ग में ही आते हैं। प्रकाश किरणें, रेडियो किरणें, विद्युत किरणें, ध्वनि किरणें अणु कंपनों सहित पदार्थजन्य क्रियाकलाप में गिनी जाती हैं। जो शून्य या रिक्त दिखाई पड़ता है उस पोले भाग में वायु, ईतर आदि आंख से न दिखने वाले पदार्थ भरे पड़े हैं। यहाँ खाली कुछ नहीं है। विज्ञान की पिछली मान्यता यही रही है। जब विज्ञान ने एक और तत्व खोज निकाला है, प्रतिपदार्थ अर्थात पदार्थ का प्रतिद्वंदी, जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ध्वनि की प्रतिध्वनि, उसी पदार्थ का प्रतिद्वंदी एक प्रतिपदार्थ भी है जो सामर्थ्य में कम नहीं वरन अधिक ही बैठता है। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित प्राध्यापक डिरेक ने ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सम्मुख अपना एक निबंध सुनाते हुए यह तथ्य प्रतिपादित किया तो उस गोष्ठी में उपस्थित संसार भर के वैज्ञानिक अवाक रह गए। डिरेक ने क्वांटम भौतिकी, सापेक्षतावाद के सिद्धांतों पर अणु के प्रतिद्वंदी
प्रति अणु का प्रतिपादन जिन अकाट्य तथ्यों के आधार पर किया था उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। जिस प्रकार ईश्वर का प्रतिद्वंदी शैतान, पुण्य का विरोधी पाप, देवता का प्रतिपक्षी असुर है, उसी प्रकार यह प्रति अणु प्रति पदार्थ का न केवल अपना अस्तित्व ही सिद्ध करता है वरन प्रतिपक्षी होने के कारण सामर्थ्यवान भी अधिक बैठता है। कितने आश्चर्य की बात है कि यह विश्व अपने साथ एक प्रति विश्व भी संजोए हुए है, पैरेलल यूनिवर्स और अ डुप्लीकेट यूनिवर्स। पदार्थ के साथ साथ प्रति पदार्थ भी अपना काम कर रहा है। बहुत दिनों से विज्ञान की जानकारी में पदार्थ की अंतिम इकाई परमाणु थी। पीछे वह भी एक इकाई नहीं रहा वरन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का समूह माना गया। तत्पश्चात उसके भीतर और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मेसान, न्यूट्रिनो आदि मिले। ये सभी अपने अपने ढंग से गतिशील हैं, पर गति करने को तो जो जगह चाहिए, खाली जगह ना हो तो गति कहाँ और कैसे होगी? यह खाली जगह ही प्रति पदार्थ है। गतिशील अणु और उसके साथ जुड़ा हुआ अवकाश, दोनों के परस्पर संयोग वियोग का जो क्रम निरंतर चलता है उसी से शक्ति उत्पन्न होती है। और चुंबकत्व भरी ऊर्जा का जो प्रवाह सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है वह उसी उद्गम से प्रादुर्भाव होता है। इसका जितना श्रेय अणु को है उतना ही उसे गतिशील रहने का अवसर देने वाले प्रति अणु को। दोनों में से एक का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो विश्व में फिर किसी प्रकार की कोई हलचल ही न दिखाई पड़े। तब अणु गतिशील न रहकर स्थिर बने बैठे होंगे। इलेक्ट्रॉन के इस प्रतिद्वंदी को एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं। डिरैक के इस प्रतिपादन के आधार पर यह सोचा गया कि अणु के प्रत्येक अवयव का प्रतिद्वंदी हो सकता है। प्रकृति के प्रत्येक भौतिक पदार्थ का तत्व का प्रतिद्वंदी यह है तो फिर सचमुच ही पदार्थ की तुलना में एक उतना ही सशक्त प्रति पदार्थ भी मानना पड़ेगा। इस शोध की वैज्ञानिकों ने जोर शोर से खोज आरंभ की और आयरीन, फेडरिक, क्यूरी दंपति ने उसे एक वास्तविकता के रूप में पाया। एंडरसन ने ब्रह्मांड किरण संबंधी अपने अनुसंधान में इसी आधार पर सफलता प्राप्त की। प्रति पदार्थ कणों के बारे में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वे अकेले अपना अस्तित्व बनाए नहीं रह सकते, उत्पन्न होते हैं और अन्य कणों के साथ संयोग करके स्वयं विलुप्त हो जाते हैं। उनकी इस आंख मिचौली के कारण ही विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा इस विश्व को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही है। अब ब्रह्मांड के प्रतिद्वंदी एंटाई यूनिवर्स प्रति ब्रह्मांड के संबंध में खोजें चल रही हैं। इस संदर्भ में यह जानकारी भी मिली है कि साइगेल्स और विर्गो निहारिकाओं में पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच युद्ध चल रहा है। संभव है यह अपना ब्रह्मांड भी अपने प्रतिद्वंदी प्रति ब्रह्मांड के साथ संघर्ष निरत हो। अध्यात्म जगत में दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग, योग और तंत्र की द्विविध परस्पर विरोधी आत्मबल उत्पादक साधना पद्धतियां प्रचलित हैं। दोनों ही विधाएं अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। तंत्र की प्रत्यक्ष शक्ति योग से अधिक है, इसलिए असुर वर्ग उसे अपनाता रहेगा। जहां तक शक्ति उत्पादन का संबंध है वहां तक तंत्र अधिक क्षमता संपन्न और जल्दी परिणाम उत्पन्न करने वाला है, पर उसमें दोष एक ही है कि योग संबंधित सतोगुण का सर्वथा प्रतिकूल तमोगुण उत्पन्न होता है। पाप वृत्तियां भड़कती हैं और उपलब्धियों को असुर कर्मों में लगा देने का क्रम चल पड़ता है। इसलिए विचारशील लोगों ने उसे विष मिश्रित मक्खन की तरह हेय ठहराया है। परमात्मा और जीव को पदार्थ व प्रति पदार्थ का युग्म कह सकते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो परस्पर पूरक होते हैं। एक के अभाव की पूर्ति दूसरे से होती है और जीव अपने में स्वसंचालित शक्ति प्रवाह का स्रोत उमड़ता देखता है। ऐसा स्रोत जो ना तो कभी समाप्त होता है और ना जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः रई और प्राण की एकांगी स्थिति की पूर्ति प्रतिपक्षी लिंग वाले के सानिध्य में पूरी होती है। पति पत्नी मिलन से न केवल भावनात्मक अभाव और इंद्रियजन्य अतृप्ति तृप्त होती है वरन प्रजनन प्रक्रिया से संबंधित वंश वृद्धि का क्रम भी चलता है। यह प्रचलित एक पक्षी पदार्थ क्रम है। शक्ति उत्पादन के लिए ईंधन चाहिए। इस ईंधन की पूर्ति नर के लिए मादा से और मादा के लिए नर से पूरी होती है।
रई को चेतना प्राण से और प्राण की तृप्ति रई से होती है। प्रचलित स्थूल क्रम यही है। अगले दिनों पदार्थ और प्रतिपदार्थ की परस्पर पूरक उपलब्धि एक ही शरीर से पूरी हो जाया करेगी। प्राचीन काल में यह विज्ञान कुंडलिनी योग के नाम से प्रचलित था। उसमें एक ही शरीर में अवस्थित रई और प्राण को उभार कर आत्मरति का उच्च स्तरीय आनंद लिया जाता था। इतना ही नहीं, आत्मा और प्रति आत्मा के संयोग से वे सभी उपलब्धियां मिल जाती हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय आत्मविज्ञानी चेतन विश्व में पदार्थ और प्रतिपदार्थ के आधार सिद्धांतों से न केवल परिचित ही रहे हैं, वरन उनका प्रयोग भी करते रहे हैं। यदि इस संदर्भ में सुव्यवस्थित शोध किया जाए तो भौतिक विज्ञान और आत्मिक विज्ञान के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हाथ लग सकती हैं जिनके आधार पर मनुष्य को धरती का देवता कहा जा सकेगा।